सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका आज हम श्रीगणेश करने जा रहे हैं। इसमें हम 5-6 बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। विद्युत धारा, मात्रक विमेय सूत्र, ओम का नियम, धारा और वोल्ट विभवांतर के बीच संबंध दर्शाने वाला ओम का नियम, ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध का सूत्र, मात्रक विमेय सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और धारा और अनुगमन वेग में संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन, प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, और प्रतिरोध को नापने के लिए कार्बन के जो प्रतिरोध बने होते हैं वर्णकोट के आधार पर उनके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विद्युत शक्ति, यदि समय बचता है तो हम और आगे बढ़ाएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। धारा का मतलब ये था बहना, जैसे जल धारा में जल बहता है, विद्युत धारा में आवेश बहता है। हमें पता है कि यदि दो नल से पानी आ रहा है, समान समय में एक नल से पानी ज़्यादा आ रहा है, दूसरे नल से पानी की मात्रा कम आ रही, तो धारा का मान पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है। समान समय देने पर पानी की मात्रा ज़्यादा आ रही तो उस जल धारा का मान ज़्यादा है। अभी हमने समय समान दिया और पानी की मात्रा पर ध्यान रखा। दूसरा कर दे, समान पानी की मात्रा के लिए जो नल जल्दी से पानी भर दे, अर्थात जिसमें कम समय लगे, उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, उसमें जल धारा का मान ज़्यादा है। अर्थात धारा किसे कहेंगे? आवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो, आवेश ज़्यादा से ज़्यादा निकले, बहे, और समय कम से कम लगे। अर्थात आवेश की मात्रा और समय अंतराल के अनुपात को धारा कहता है। आवेश प्रवाह की दर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी अनुप्रस्थ चालक के किसी भाग से 1 सेकंड में या एकांक समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट से करते हैं। चालक के किसी भाग से एकांक समय अंतराल में बहने वाली, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा धारा I होगी। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश की मात्रा किसी भाग से प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान होगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि धारा का मान नियत नहीं होता है। लंबे समय अंतराल की बात करें तो एक समान नहीं बहती, आवेश का प्रवाह कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यदि अपन को तात्कालिक धारा का मान चाहिए तो लिमिट डेल्टा टी को अपन क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें। तो ये हो गया अपना धारा। विद्युत धारा का सूत्र, परिभाषा हमने बता दिया कि क्या बोलना, चालक के किसी भाग से 1 सेकंड में या एकांक समय अंतराल में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट से करते हैं। I का सूत्र हुआ डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। अब यदि मात्रक की बात करें तो इसको यदि 1 कूलाम ले लें और ये 1 सेकंड कर दें, तो इसका जो स्टैंडर्ड मात्रक है हमारे SI सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। अर्थात चालक के किसी भाग से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। बस इस प्रकार से हम विमेय सूत्र में तो कोई अभी बात ही नहीं है। I को हम एम्पियर से दर्शाते हैं, तो ये होता है, बस, है ना। आगे की बात करें, दूसरा ओम का नियम। ओम का नियम वोल्टेज चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में संबंध दर्शाता है। सीधी बात है, यदि चालक के सिरों पर प्रेशर ज़्यादा लगाया, विभवांतर, ये चालक मान लीजिए ये चालक का टुकड़ा है, इसके सिरों पर आपने ज़्यादा वोल्टेज लगाया तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज़्यादा होगा। सिंपल बताया उसमें, चालक में बहने वाली धारा का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा।
बहने वाली धारा का मान विभवांतर पर डिपेंड करता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम का नियम। यहां पर आप कुछ विशेष सावधानी अपनी परिभाषा में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोल तो दिया, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। पर यहाँ हमको चालक की विमाएं अपरिवर्तित रखना है। नहीं तो पहली बार हमने वोल्टेज लगाया 10 वोल्ट लगाया, 1 एम्पियर करंट बहा, दूसरी बार चालक तार की लंबाई बढ़ा दी, तो यहाँ पर आपकी परिभाषा में गड़बड़ी आ जाएगी। चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात लंबाई उतनी रहने दे, मोटाई उतनी रहने दे, और हमको पता है कि ताप भी गड़बड़ी पैदा करता है, इसलिए चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, उस स्थिति में उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ ओम के नियम में जब हम V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। इस R का मैंने यहाँ यूज किया। R नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब चालक के प्रतिरोध को यदि आपको परिभाषित करना हो तो R बराबर V बटे I, समझ गए? चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, या सीधा कह दो चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, या परिभाषा इसको सूत्र को सामने रख के बोल सकते हो। परिभाषित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सूत्र को भी बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में बोल सकते हो। एक ही पद की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, पद बदल सकते हैं, सेंस नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा? चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वाकई में प्रतिरोध क्या है? चालक पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। ठीक उसी प्रकार से यदि फर्श पर कोई चीज लुढ़क रही है और फर्श खुरदरा है तो वो उसको ज्यादा रोक रहा है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। चिकना है तो उसका प्रतिरोध कम है, बस। तो यही बात हम यदि इधर देखें कि चालक के सिरों पर जब हम बैटरी से वोल्टेज लगाते हैं तो चालक के अंदर धारा के रूप में जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहते हैं, परंतु हम धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत मानते हैं, धारणा है, और यही लिया जाता है कि हमेशा धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहती है। पर धातुओं में, चालकों में धारा धन आवेश के रूप नहीं बहते, इलेक्ट्रॉन के रूप में बहते, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चालक के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम R से दर्शाते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो यदि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो इसका मात्रक होगा 1 ओम। ओम साहब के नाम के आधार पर हमने हमारी सहूलियत के लिए हम जब नई भौतिक राशि होती तो यदि हम इस प्रकार से पुरानी 6-7 भौतिक राशियों के ऊपर ही चलते रहेंगे तो हमें उसके मात्रक को व्यक्त करने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हमने जब भी 2 राशियां आई उसके अनुपात को एक नया मात्रक का नाम दे दिया। यहाँ पर ओम, आर का मात्रक क्या हो गया? 1 ओम। अब 1 ओम को परिभाषित करना हो तो किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। या चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। विमी सूत्र की बात करें तो चलिए आर का विमी सूत्र, आर बराबर वी बटे आई, वी को तोड़ोगे डब्ल्यू बटे क्यू आई। आ गया समझ में? अब यहां पर कह सकते हैं आई, यहाँ क्यू को या तो इसको तोड़ दो डब्ल्यू बटे क्यू, तो डब्ल्यू का मान कितना होगा? mL2T-2 है ना। और ये आई को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बराबर एम्पियर होगा। और इस क्यू को क्या लिखेंगे? नीचे लिखें, AT धारा गुणित समय, नीचे ही जाना है। तो क्या हुआ? ये
ml2t-3 है ना, a-2। समझ में आया? ये q नीचे ही जाना है और q नीचे जाएगा तो इसको at लिखेंगे, at और ये a स्क्वायर, तो a पावर -2 t पावर -3, ये हमारा r का विमीय सूत्र हो गया। अब हम बात करें अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ये चालक तार है, हमें पता है चालक तार में इलेक्ट्रॉन, वैसे तो जब चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो ही वो विभवांतर या विद्युत क्षेत्र के दबाव में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, उस समय उनका अनुगमन वेग निश्चित निकलता है। परंतु यदि चालक के सिरों पर किसी प्रकार का वोल्टेज या विभवांतर नहीं लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र नहीं आरोपित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं, टकराते हैं, वापस चले जाते हैं, तो एक दिशा में जितने जाते हैं विपरीत दिशा में उतने ही आते रहते हैं, अर्थात नेट गति की दिशा उनकी शून्य होती है। इस स्थिति में चालक के अंदर जब किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया हो तो उसकी जो औसत वेग है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, एवरेज वेग 0 होता है। पर जब चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाएं तो विद्युत क्षेत्र के दबाव में या प्रभाव में, विद्युत बल के प्रभाव में निश्चित है इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति होगी, क्योंकि विद्युत बल त्वरण उत्पन्न करता है। परंतु हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर धनायन, जब चालक के अंदर दौड़ते हैं तो वो धनायनों से टकराते हैं, इसलिए जब टक्कर होती है, टक्कर के ठीक बाद उनका वेग 0 हो जाता है। उसके बाद में फिर दबाव है तो फिर वेग बढ़ता है, अगली टक्कर के ठीक पहले उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में टक्कर के ठीक बाद वेग 0 और टकराने के ठीक पहले उसका त्वरित गति से वो आगे बढ़ता है तो मैक्सिमम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एवरेज वेग से ये गति करते हैं, उस एवरेज वेग को ही हम, औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। सीधी छोटी सी परिभाषा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। इसे हम Vd से दर्शाते हैं, अनुगमन वेग को Vd से दर्शाएंगे। अब हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए हम एक चालक लेते हैं। ये चालक का x सिरा है, ये चालक का दूसरा सिरा y सिरा है। इसमें हम कुछ बातें ले लें। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है, ये इतना ही है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तो 1 सेकंड में इनके द्वारा तय दूरी ये कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर Vd डेल्टा t। ये दूरी कितनी होगी, Vd गुणित, पता है ना क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो t होगा, पर 1 सेकंड ले लेंगे तो t की जगह 1 लिखेंगे तो ये दूरी Vd होगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इस भाग में प्रवेश कर रहा है उसके द्वारा तय दूरी कितनी हो गई यहाँ पर, Vd। क्लियर हो गया, क्योंकि 1 सेकंड में जो तय दूरी है उसकी चाल के बराबर होती है। अब यदि इसके एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें धारा की बात करनी है तो सीधी बात है 1 सेकंड में यहाँ वाला जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह है वो 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। कितने भाग में पहुंच जाएगा, x से x डैश दूरी तय कर लेगा। अब 1 से हमें धारा का मतलब क्या है, 1 सेकंड में x सिरे से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित आवेश की मात्रा। अब 1 सेकंड में x सिरे से प्रवाहित आवेश की मात्रा यदि n इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो, है ना, आवेश की मात्रा बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, E है।
अब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं यहां से, तो आपको पता है कितने, ये क्षेत्रफल है, ये इतने क्षेत्रफल में कौन से भागों में, x डैश आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणित ई। अब x डैश आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, और तो इतने आयतन में कितना होगा, आयतन का भाग दे दो, गुणा कर दो, x डैश का आयतन गुणित ई। कितना आयतन हुआ, क्षेत्रफल कितना a, और दूरी कितनी है, अनुगमन वेग नहीं, 1 सेकंड में तय दूरी vd होगी, यहां से इतनी दूरी तय करेंगे तो ये इतने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से निकले, यहाँ वाले यहाँ आ गए, तो इतनों को अपन संख्या में गिन लो। तो कितने हुए, एकांक आयतन में इतने, तो x डैश का आयतन कितना हुआ, क्षेत्रफल गुणित दूरी a vd ई। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, NE/AVD, सिंपल। और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, अनुगमन वेग, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो सीधा हमने एक चालक तार लिया जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है, x y सिरे वाला है। यदि 1 सेकंड में हम बात करें तो यहाँ से प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन का समूह कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 सेकंड में इस सिरे से प्रवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, x डैश भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो x डैश भाग में कितना होगा, उसके कुल आयतन का गुणा कर दिया, तो हमने ये और आयतन का गुणा कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, ई है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ई का गुणा कर देंगे, कुल आवेश की मात्रा हो गई। 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेशित आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई का गुणा कर देंगे आवेश की मात्रा, 1 सेकंड लिया, ये मामला ही खत्म हो गया। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ये हमको आगे काम में देगा, इसलिए अभी अभी हम इसको लिख सकते हैं कि I = आया अपना NE/AVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से हम ओम के नियम का निगमन करें। ओम के नियम का निगमन। अब ओम के नियम का निगमन करने के लिए थोड़ा सा हमें चालक तार है, इसके सिरों पर अपन ने V वोल्टेज की बैटरी लगाई, विभवांतर कितना लगाया, चूंकि इस विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V/L। हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की दर के बराबर होती है, V है ना, तो E = V/L। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल है ना, आपको पता है E का मतलब कितना, इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर कितना लगेगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल E है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना E, तो E आवेश पर कुल बल कितना होगा, चूंकि यही बल जब साइकिल पर अपन पेडल मारते हैं तो निश्चित है बल लगाओगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। इस जस्टर को नीचे गिराऊंगा तो ये एक वेग से नहीं गिरेगा, क्योंकि इस पे बल नियत लग रहा है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते यही बल इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, त्वरित गति करवाएगा। तो इसी बल के परिमाण को मैं तोड़ दूं, बल का परिमाण इतना है पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, उसमें त्वरण की मात्रा कितनी ली है, तो यही बल E उसमें त्वरण उत्पन्न करा और उसका मान होगा A = E/m। यदि आप E को V के पदों में लाओ तो EV/m है, ये त्वरण हो गया, इलेक्ट्रॉन त्वरण। चलो हम देख चुके इलेक्ट्रॉन इस त्वरित गति से चालक के अंदर प्रवाहित होगा। अब यदि हम आगे बढ़े तो अनुगमन वेग की बात करें। अनुगमन वेग को हमने बोला औसत वेग,
चूंकि अभी अभी मैंने आपको बताया अनुगमन वेग के समय कि जब धनायन से टकराता है उस समय टक्कर की वजह से उसका जो त्वरित गति का वेग है वो वापस 0 हो जाता है। फिर जैसे ही दबाव पीछे से विद्युत क्षेत्र का रहता है तो वो उस टक्कर के बाद फिर त्वरित गति करता है। टकराने के अगली टक्कर के ठीक पहले उसका वेग मैक्सिमम होता है। तो औसत वेग हम कह सकते हैं 2 वेग मान लें, वी मिनिमम प्लस वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 औसत वेग हो गया। अब v मैक्सिमम कितना होगा आपको पता है, v इज टू यू प्लस एटी से, यहां t की जगह में टाउ ले रहा हूं। जहां टाउ क्या है, 2 क्रमागत धन आयनों से टक्कर के बीच का समय अंतराल, श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो टाउ हुआ, यस ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0, v मिनिमम 0 होगा। मैंने पहले बोल दिया v मिनिमम बोल दूं या 0 बोल दूं। a का मान अभी अभी आपने बोला है ना, ये v मिनिमम। a का मान यहां पर हमने देखा है EV/ml टाउ। बस अनुगमन वेग कितना होगा, Vd इज इक्वल टू 0 प्लस EV/ml डिवाइडेड बाई 2। तो Vd आ गया अपना EV/2ml। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई हमारी, है ना, अनुगमन वेग आ चुका है। अब यदि इसी अनुगमन वेग हमको ओम के नियम पर जानना है, ओम का नियम क्या करता है, धारा और वोल्टेज में संबंध दर्शाता है। तो देखिए अनुगमन वेग Vd को आप यहां से रिप्लेस, यहां पर वोल्टेज तो आ चुका है, यहां पर I को लाना है। तो चूंकि हम जानते हैं I बराबर, अभी अभी हमने डेरिवेशन निकाला है धारा और अनुगमन वेग में, I बराबर NEA Vd। तो यहां से Vd का मान कितना होगा, I बटे NEA। बस यहां पर मैं मान रख दूं, धारा अनुगमन वेग में संबंध से हमने Vd का मान निकाला, क्योंकि हमें वोल्टेज और Vd के बीच में संबंध नहीं करना है, वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध करना है। तो Vd को अपन किस पदों में कन्वर्ट कर रहे हैं, धारा के पदों में। तो क्या हुआ I बटे NEA, ठीक, EV/2ml। हम V को केवल इधर रहने दें तो क्या होगा 2ml n, V को इधर रहने दो, E को उधर ले जाओ तो n² टाउ हो गया, 2ml उधर, I तो है, क्या हुआ NE² टाउ 2ml। देखिए ये सब नियत राशियां है, 2 अपने आप में संख्यात्मक मान है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, चालक की जो हम कह सकते हैं लंबाई यदि नियत है ना, चालक उसी धातु का लिया अर्थात वही चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा नियत है, क्षेत्रफल नियत है, और ताप नहीं बदलता है तो शांतिकाल भी नियत है। तो हम कह सकते हैं एक नियतांक होगा जिसको अपन R बोल दें, तो ये हुआ टोटल RIV। और जैसे ही हम R को, ये ओम के नियम का मान हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम का नियम है। ओम के नियम के निगमन में हमें एक मजेदार बात यहां पर आ गई कि R का मान कितना आ गया है ना, R का मान कितना है याद है, V इज इक्वल टू 2ml NE² टाउ, और इधर आया था I, तो व्हाट इज इट, इट इज R, है ना। इस प्रकार से हमने ओम के नियम का निगमन भी कर लिया। अब R की निर्भरता, अब आते हैं अपन प्रतिरोध, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चूंकि R के सूत्र में कौन कौन है, 2ml NE² टाउ। तो चलिए हम दो इसको तो नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं बदल सकते हैं, ये सबको हम नियत रखें, पर लंबाई को यदि बदले तो R का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 1 निर्भरता, कहां से, सूत्र से चल रहा हूं मैं, इसको कांस्टेंट कर दिया, केवल लंबाई को हम वेरिएट करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अब L को कांस्टेंट कर दो और केवल क्षेत्रफल की बात करें
तो ये इनवर्स है। सब नियत रखो, केवल एरिया बढ़ाओगे तो आर घटेगा, एरिया घटाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये चीज को हम बदल नहीं सकते, ये अपने आप में नियत है, ये अपने आप में नियत है, इसको बदल के देख लिया। एक और बोल सकते हैं, आर 1/n है ना। प्रतिरोध धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, जिसमें प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। और प्रतिरोध, चौथी बात, टाउ के विपरीत होता है, और टाउ है आपको पता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, शांति काल। यदि कोई पूछे कि शांति काल की परिभाषा क्या है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत धन आयनों से जो टक्कर होती है, दो क्रमागत धन आयनों से टक्कर के बीच का समय अंतराल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। पहली धन आयन से टकराया, एक धन आयन से टकराया, ठीक छूटा, अगले धन आयन से टकराने, बस ये इस टक्कर से उस टक्कर के बीच का टाइम है ना, इसे हम टाइम ऑफ शांति काल टाउ। तो आपको पता है कि जब ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का जो तापीय ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है तो ध्यान दीजिए, यदि आप तेज गति से अपने मकान से अपने गंतव्य तक जाओगे तो कम समय में पहुंच जाओगे, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ने से कम समय लगा, शांति काल कम हो गया, और शांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अर्थात ये ताप पर निर्भर करता है। चालकों में यदि हम बात करें तो केवल चालकों के लिए बात करते हैं, अर्धचालक पर हम जब चर्चा करेंगे उस समय हम आपको और समझा देंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पर डिपेंड करी? नंबर एक, लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और उतनी लंबाई के पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्लियर? समान साइज के दो तार ले लो, समान साइज के, समझ गए, जिनका गेज एक जैसा है, पर एक लंबा तार वही धातु का है पर एक की लंबाई डबल है, और उसी गेज का दूसरा तार है जिसकी लंबाई सिंगल है, तो जो कम लंबा है उसका प्रतिरोध कम होगा, जो ज्यादा लंबा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। दूसरा हम क्या करते हैं, मोटाई, लंबाई बराबर ले ली, पर एक मोटा तार है और एक पतला तार है, दोनों की लंबाई बराबर है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। समझ गए? क्षेत्रफल का उल्टा। फिर अब यहां पर सब दो समान लो, ए पर वायरों की चालकों की प्रकृति बदल दो, एक तांबे का ले लो, एक चांदी का ले लो। तो तांबा वैसे भी सुचालक, अच्छा सुचालक है, पर चांदी और उससे भी ज्यादा अच्छे सुचालक। दोनों की मोटाई लंबाई सब बराबर ले लो, पर चांदी में करंट अच्छा बहेगा, ज्यादा बहेगा, तांबे में कम बहेगा। तो देखो सब चीजें समान करने के बाद भी कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, सॉरी प्रतिरोध कम होगा। ध्यान देना, मैं कुछ गलत बोल गया। जिस धातु के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसमें धारा ज्यादा बहेगी और प्रतिरोध कम होगा। ताप पर, यहाँ पर टाउ का रिश्ता किससे? ताप से, क्योंकि ताप बढ़ाने पर टाउ घट जाता है और टाउ घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, एन बढ़ने पर घटता है, ए बढ़ने पर घटता है और एल बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि जहां व्युत्क्रमानुपाती है वहां पर हमको घटना बोलना पड़ेगा, जहां अनुक्रमानुपाती वहां पर इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़े। अब आर की निर्भरता तो आ गई है, पर एक और आया, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चूंकि अभी अपन जानते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरी चीज, दो मोटी बातें, दूसरा आर इज प्रोपोर्शनल टू ए 1/a, तो हम कह सकते हैं लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां पर ये है उसकी क्या है, डायमेंशंस, विमा है। अब इन दो विमाओं को छोड़कर क्या और कुछ इस पर डिपेंड करता है? तो ऐसे अभी अपन ने बोला 4 पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे। इस नियतांक को मैंने बोल दिया रो, L/A, जहां रो क्या है, नियतांक है।
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अर्थात यदि हमें धातु की प्रकृति का अंतर करना हो तो मैंने अभी आपको बोला, एक लोहे का वायर ले लो, एक तांबे का वायर ले लो, सब बराबर कर दो, लंबाई बराबर कर दो, मोटाई बराबर कर दो, पर और एक ही टाइप की बैटरी से दोनों में करंट भेजो, लोहे में कम करंट जाएगा, तांबे में ज्यादा करंट जाएगा। इसका मतलब क्या है? सब चीजें तो बराबर है, यहाँ पर डायमेंशन, लंबाई बराबर है, मोटाई बराबर है, पर तांबे में करंट अच्छा बह रहा है अर्थात उसका प्रतिरोध कम है, और लोहे में करंट कम बह रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट गोज टू द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल। यहां पर कौन जिम्मेदार है? धातु की प्रकृति। तो ये वही है रो, एक स्पेशल इंडिविजुअलिटी वाला लिया हुआ है, ये धातु से जुड़ा हुआ राशि है ना। तो रो क्या है? जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, हर का अपना अपना इंडिविजुअलिटी होती है। और रो किस किस पर डिपेंड करेगा? अभी अभी आपने बाकी की दो बातों पर, एक ताप पर और एक प्रकृति पर, है ना। तो हम एक ऐसी भौतिक राशि की बात करने जाएं जो कि इसकी विमाओं लंबाई मोटाई से परे हो। तो चलिए हम रो को परिभाषित करने का प्रयास करें। यदि हम सब दो धातुओं के नेचर को जानना है तो लंबाई बराबर कर दो, मोटाई बराबर कर दो, अर्थात लंबाई 1 कर दो, L इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 1, तो रो इज इक्वल टू R। परिभाषा हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले, लंबाई भी 1 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना 1 वाले तार का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है ना। हमें दो धातुओं का नेचर देखना है तो दोनों की लंबाई समान करना पड़ेगा और दोनों का क्षेत्रफल भी, मोटाई भी, गेज भी क्या रखना पड़ेगा? समान रखना पड़ेगा। तो एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम लंबाई और एरिया को क्या कर देते हैं? एक समान कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं रो का मान न तो लंबाई पर डिपेंड करता है न एरिया पर डिपेंड, क्योंकि वो तो एक एक वाला होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब रो का मात्रक क्या होगा? तो रो बराबर यहां पर आपने बोला RA/L, इसको हम बोलेंगे ओम, इसको मीटर स्क्वायर, पर ये मीटर में आ गया तो ओम मीटर, मात्रक हो गया। हो गया। अब विमीय सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है रो का विमीय सूत्र, ठीक है। ओम मीटर मतलब आर का विमीय सूत्र, और आर का विमीय सूत्र आपने निकाला था, चूंकि अपन अभी मिटा के आ गए इसलिए आर बराबर होता है क्या? V/I, है ना। मैं क्या करूंगा? ओम की जगह आर का विमीय सूत्र लग दूंगा और उसमें केवल मीटर, मीटर मतलब समझ गए ना, एल का गुणा कर दूंगा। तो आर बराबर V/I, V बराबर W/Q, और ये I हो गया, W का होगा mL2T-2, Q को हम लिखेंगे IT, है ना, AT, और ये तो A²T। तो क्या हुआ कुल मिला के ओम के लिए m L⁻², T⁻⁻3, A⁻², और अभी अभी आपको पता है मीटर, मीटर मतलब L का और गुणा कर दूं तो क्या हो